दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट कर लाया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है। वो क्वेश्चंस बार-बार पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा ये कि पौधे होते हैं अपना पोषक तत्व तो मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? तो आप सभी जानते हैं कि वो मृदा से यानी कि मिट्टी से प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो बीपीएससी का फेवरेट है और ये भी हाल ही में 67वां बीपीएससी 2022 में से पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, बीपीएससी का फेवरेट है जो बार-बार पूछा जाता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, यानी कि एंजाइम क्या होता है? तो वो हमेशा क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? यानी कि हार्मोन जो मिली होती है वो कौन सी प्रोटीन में मिली होती है? तो वो होता है थायरोक्सिन में। किसमें? थायरोक्सिन में। आप ये सभी जानते हैं कि विटामिन जो ये आयोडीन आयोडीन होता है, आयोडीन से ही थायरोक्सिन का निर्माण होता है। और ये जो हमारे गले में होता है, ये थायरोक्सिन अगर कोई थायराइड बीमारी हो जाता है तो किसके कारण से? आयोडीन के कारण से। ठीक है, तो ये रिलेटेड है। हमारा थायराइड ग्लैंड है, कहाँ? गले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लेते हैं। देखिए, थायरोक्सिन जो होता है ये हार्मोन में आयोडीन मिलती है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या मिलती है? आयोडीन मिलती है। और थायरोक्सिन का स्रोत थोराइड ग्लैंड यानी कि थोराइड ग्रंथि से ही थायरोक्सिन का हार्मोन स्रावित करने के लिए एक उत्तेजित करने वाला और अंतःस्रावी हार्मोन होता है, जिसे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन भी कहा जाता है, या फिर थायराइड। ठीक है, थायरोट्रोपिन कहते हैं इसे, जिसका स्राव यानी कि जो सीक्रेट होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी थायरोट्रोप्स कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा बीमारी हो जाती है, जिसे इंग्लिश में गाइटर बीमारी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो गाइटर या फिर घेंगा रोग बीमारी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। करें कि पीयूष जिसे कि पिट्यूटरी करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे स्थित होती है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होता है ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कहाँ पर? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे कोई सा भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो ही आंसर है, इसलिए यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लिए ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे ही स्थित होती है, एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि पौधे होते हैं अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? तो अभी अभी हमने देखा वो प्राप्त करता है मृदा से। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जरूर लाइक कर देगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। कह रहे जो हरे पौधे होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो उसके किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो पौधे होते हैं वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो सूरज उसको मिल जाता है, सूरज की रोशनी से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और कहता है कि पौधे द्वारा जल एवं अकार्बनिक तत्व से भूमि से प्राप्त करता है, तथा अकार्बनिक तत्व भूमि से खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। खनिज तत्व या पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाते हैं। इनका पोषण जो खनिज होता है ये मिनरल न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट को याद रखिएगा क्या कि स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी उसे कहते हैं कि जो खुद अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आप सभी जानते हैं कि अगर पौधे में क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे आप जो पौधे हरे रंग का होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ही सूर्य की मदद से वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और उससे वो खाना बनाता है। और इसको विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है नामक कोशिकांग जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, और क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल या फिर पर्णहरिम, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा ये कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि वो है क्या? O2 यानी कि ऑक्सीजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान में ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, यानी कि ग्रहण करता है, जो कि हम लोग छोड़ते हैं। जो मानव जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और वो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वो ऑक्सीजन बदले में छोड़ता है, और वो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा प्रश्न लेकर आऊँ जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण को क्या कहते हैं? इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो प्रक्रिया है जिसमें कि क्या होता है? पौधे हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर वायु से लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा शोषित जल से यानी कि मृदा मिट्टी से क्या करते हैं? H2O यानी कि पानी द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्या कि सूरज की रोशनी ग्रहण करता है, यानी कि प्रकाश ग्रहण करता है, और वायु से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि पौधा जो है वो सूरज से क्या लेता है? तो सूर्य की रोशनी। और अगर पूछे वायु से क्या ग्रहण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और नीचे यानी कि मिट्टी से क्या करता है? तो जल। यानी कि सूरज से प्रकाश और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से H2O यानी कि वाटर लेता है, और इन्हीं तीनों को मिला करके वो क्या निर्माण कर देता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है।
एवं ऑक्सीजन को क्या करता है, अपदान करता है, यानी कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और उत्पादक के बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर वो निकालते हैं। और वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। वो देखिए क्या, CO2 प्लस H2O, इसमें 6 और ये बैलेंस करने के लिए 6 प्लस 12 लगाया गया है। प्रकाश और परहर्निम, यानी कि परहर्निम का मतलब वही होता है क्या, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस में 6H2O प्लस में CO2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है बीपीएससी का। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। जो सौर ऊर्जा वो एटीपी में क्या बदलती है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट पौधे में पाया जाता है वो एटीपी यानी सौर ऊर्जा एटीपी में बदल देता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट बदल देता है। और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक पादप का एक कोशिकांग यानी कि कोशिका का एक सेल है, जिसमें कि पर्णहरित, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, या फिर क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। वर्णक पत्तों को हरे रंग प्रदान करता है और हरे रंग प्रदान करता है और हरे रंग पत्ते से ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना यानी कि भोजन बना पाता है। चलिए अगला देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, आप सभी जानते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो सेल, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल्स बोला जाता है। क्या, पावर हाउस ऑफ सेल्स, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण में किस में मिलता है, भ्रूण किस में मिलता है, तो वो क्या होता है कि भ्रूण जो होता है वो बीज, यानी कि आप कोई भी पेड़ या पौधा देख लीजिए, उसमें जो सबसे पहले क्या होता है, फूल आता है और उसी फूल से क्या होता है कि फर्टिलाइज होकर, यानी कि पुंकेसर के द्वारा उसमें क्या बन जाता है, बीज बन जाता है, किसके, बीजांड में बनता है और वही क्या होता है, एक बीज होता है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे नारियल है, नारियल जो आप लोग खाते हैं गैरी, उसमें वो क्या होता है, वो भी एक भ्रूण होता है। कह रहे कि पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है, कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए एक नहीं बहुत सारे औषधि हैं। देखिए जो यहाँ पे है एस्पिरिन है, ये भी एक औषधि है। सल्फाग्वाइनोडिन ये भी औषधि है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा औषधि हम यहाँ पे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इसको और विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कह रहे क्लोरोफेनिकोल, ठीक है, क्लोरोफेनिकोल एवं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है। क्या है, एंटीबायोटिक औषधि है। उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फाग्वाइडिन जो है एक प्रकार का सल्फाडाइन प्रतिजैविक यानी कि सल्फोमेडाइन एंटीबायोटिक है, जो कि जीवाणुरोधी एजेंट, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि टाइफाइड, टाइफाइड आपने सुना होगा, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे जो टाइफाइड या कोलेरा होता है वो किसका उदाहरण है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले करेक्ट, जो टाइफाइड या फिर कोलेरा जल ठीक है, जल जन्य रोगों के उदाहरण है। किसका है, जल जन्य रोगों का। तो यहाँ पे आंसर को जाएगा, देखिए जो टाइफाइड है, जो कोलेरा है, किससे होता है, तो ये जल से होता है, यानी कि जल जन्य रोगों का लक्षण है क्या, टाइफाइड और ये कोलेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि जो ये टाइफाइड या फिर कोलेरा है, जल जीव रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कोलेरा का कारण विब्रियोजी क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। कौन सी, विब्रियोजी क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। मान लीजिए अगर पानी को आप साफ सुथरा पिएंगे, पानी को उबाल के पिएंगे, तो इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में, ठीक है, अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषांतक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप वो सभी जानते हैं, वो यकृत यानी कि लीवर हो जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, डैमेज हो जाता है, क्या, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, इसको और विस्तार से देखेंगे और क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लीवर जो होता है एक मुख्य पाचक ग्रंथि होता है। क्या होता है, लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषांतक यानी कि अफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। और जो होता है अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे कि सर्जिल तथा पेनिसिलिन की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को क्या कहते हैं, विषांतक कर देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में सेल्फोइड का निर्माण होता है, क्या, सेलोफ, ठीक है, लिम्फोसाइट। क्या है ये, लिम्फोसाइट, यानी कि मनुष्य के किस शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो किस में होता है कि एक में नहीं होता, लीवर में भी हो जाता है और ये अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, उसे ही बोला जाता है। और यहाँ पे अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो, यहीं पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे होते हैं उसका यहाँ पे यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से एक से ज्यादा हो जाएगा। और डिटेल से इसको जान लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, मनुष्य के शरीर में तिल्ली, ठीक है, तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन, थाइमिस ग्रंथि यानी अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं, इसी में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है। क्या है, WC, इसको ध्यान रखिएगा। जो ये लिम्फोसाइट है ये क्या है, लिम्फोसाइट को कहते हैं WBC। ठीक है, WBC हमारे शरीर में कोई रोग वाहक, यानी कि जो अगर हमारे शरीर में कोई रोग या फिर कोई बीमारी इंटर कर जाती है तो WBC ही क्या करता है, उससे लड़ाई करके उसको खत्म करता है। तो यानी कि लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आता है, और अगर जो RBC होता है उसको कहते हैं लुकोसाइट और लिम्फोसाइट को कहते हैं WBC। तो इस दोनों को ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि
जो गश्ती सेना का मतलब होता है पेट्रोलियम आर्मी, जिसे कहते हैं कि मतलब कि पूरे शरीर में घूमता रहता है, कहीं से भी अगर हमारे शरीर में बीमारी या फिर रोग एंटर होता है फटाक से उसको दबोच को पटक देता है। कौन? WBC, जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर में घूमती रहती है और इसी को क्या कहते हैं, सुरक्षा तंत्र के हमारे शरीर के भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस को यहाँ से पुट अप करता है। अगला कह रहे हैं ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? तो वो क्या होता है? कर्क रोग। और ये कर्क रोग किसे कहते हैं? आपने पहली बार सुना होगा। तो कर्क रोग एक कैंसर होता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और ये इसी से यहाँ पे संबंधित है। क्या? कि ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन संबंधित क्या होता है? कर्क रोग से। कर्क रोग क्या होता है? कैंसर होता है। कैंसर के अध्ययन को ही ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे आपका कुछ जाएगा नहीं, यानी कि पैसे नहीं लगेंगे और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और विस्तार से। कह रहे कि ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर या कर्क रोग कहते हैं उत्तरदायित्व होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी और 1970 में खोजा गया था। यह एक घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था। किसमें? सबसे पहले मुर्गियों में कैंसर वायरस को देखा गया था। कब? 1970 में खोजा गया था। रॉस सरकोमा। कौन? रॉस सरकोमा वायरस नामक का नाम दिया था। कब? उस समय रॉस सरकोमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रक्त कैंसर। देखिए, रक्त कैंसर को क्या बोलते हैं? लुकेमिया। पेपर में कई बार पूछा जाता है, यहाँ पे आपको रक्त कैंसर नहीं पूछेगा और यहाँ पे बोल देगा कि लुकेमिया क्या है। तो वो क्या है? एक रक्त कैंसर है। कि रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक क्या है? तो देखिए, जो रक्त कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लुकेमिया भी कहता है। और वहाँ पे कोबाल्ट 60 और इसके पास फॉस्फोरस यानी कि पी। यहाँ पे पेपर में फॉस्फोरस 32 नहीं है, आपको यहाँ पे पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है। पेपर में पी यहाँ पे 32 और यहाँ कोबाल्ट, यानी इन दोनों से ही ब्लड कैंसर की उपचार किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो आंसर सही है, यानी कि सी भी आंसर है और डी भी है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? रेडियो फॉस्फोरस। ठीक है, रेडियो फॉस्फोरस को यानी कि P32 कहा जाता है और इसी को और तथा कोबाल्ट 60, यानी कि आपसे पूछा जाएगा ब्लड जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को किस चीज से ठीक किया जाता है? तो वो होता है कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस 32 यानी P32 भी बोला जाता है। ठीक है, और आप याद रखिएगा जो ब्लड कैंसर होता है उसे लुकेमिया भी कहा जाता है। एक प्रकार का क्या होता है? एक रक्त कैंसर होता है और इसका इलाज में किया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग मतलब अभी जिसे कैंसर से रिलेटेड है, उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी कर सकता है। तो आप सभी जानते हैं कैंसर रोग के उपचार करने के लिए क्या किया जाता है? तो आयनीकरण का उपयोग किया जाता है। आयनी विकरण का मतलब होता है रे यानी कि किरण। ठीक है, इसको और देख लेते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट बन सकता है। कह रहे कि आयनी विकरण वह कारक है, क्या है? कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें कहते हैं विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाएं, जो कैंसर की कोशिकाएं होती है, संकुचित गांठ को नष्ट करने की आयनीकरण या विकिरण का उपयोगी किया जाता है। ठीक है, अनुसंसाधनों से नष्ट हो गया या फिर निम्न एवं विकिरण एक एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहे सहज प्रणाली का प्रवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, वो तो कौन सा हो जाएगा? वो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। क्या हो जाएगा? स्वपोषी क्रिया। कह रहे सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रणाली स्वपोषी। यहाँ पे और विस्तार से इसको देखते हैं। क्या है? कह रहे कि सहज प्रणाली मुख्यतः तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। ठीक है, यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, अतः यह सहज प्रणाली के विकास को प्रणालियों की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कि शरीर का तापक्रम क्या है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम क्या है? नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस यानी कि हमारी बॉडी में एक होता है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स होता है जो कि हमारे शरीर में यानी कि जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि हमारी बॉडी का कितना गर्म रखना चाहिए, कितना ठंडा रखना चाहिए, इसके अलावा जो हमारे शरीर में जो भी होता है कि जैसे भूख, प्यास, प्यार, हंसी, खुशी, ये सब जितना भी चीजें हैं क्रिएट कराता है, ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है और यही बताता है कि तुम्हें भूख लग गया, तुम्हें प्यार करना है, या फिर जो भी सारी की सारी चीजें क्या है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए और इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लेते हैं। कह रहे देखिए, मानव शरीर का ताप साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि हमारे शरीर का, अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर कितना गर्म होता है, यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, कहते हैं मानव शरीर के तापक्रम को स्थित बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। ठीक है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग ही इस क्रिया का नियंत्रित या नियंत्रणा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो अभी हमने देखा कि वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस ही हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जीन के मिश्रण यानी कि जिसे कहते हैं ब्लेंडिंग से, ठीक है, उससे भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव के कारण भी होता है, और जीन के मिश्रण और सैंपलिंग के कारण भी होता है, सफलिंग के कारण भी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा जैसे उपयुक्त में से सभी के सभी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, कह रहे हैं कि जीन के सम्मिश्रण जैसे क्रोमोसोम में बदलाव जीन के मिश्रण या उपयुक्त तीनों ही हैं, लेकिन जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे डीएनए को किससे अंतःपात्र माना गया। सबसे पहले ये बताइए तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसने अंतःपात्र में बनाया, तो वो कहता है ऑर्थर कॉनबर्ग ने इसे बनाया। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले देख लेते हैं, पार्किंसंस की बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको? पार्किंसंस की बीमारी के उपचार के लिए, यानी एक बीमारी होता है जिसका नाम है पार्किंसंस, और ये इसी बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो और किसी को नहीं, आर्विड कार्सन को किया गया। किसको? आर्विड कार्लसंस। आर्विड, और ठीक है क्या नाम है, आर्विड कार्लसंस। ठीक है, इसको पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए स्वीडिश यानी कि स्वीडन का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम था वो क्या था, न्यूरोलॉजिस्ट था, आर्विड कार्लसन ने 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है, कहाँ पे, हमारे मस्तिष्क में, और उसी में कहता है पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल्स गैलेनिया, ठीक है, ठीक है, गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने में वाली तंत्रिका कोशिका का एक क्षय होने लगता है, जो कि शरीर में कंपकपी, क्या होता है, शरीर में कंपकपी यानी कि वाइब्रेट होने लगता है और अकड़न सा महसूस होता है। इसके अलावा अक्षमता यानी कि एकेंसिया जिसे कहते हैं कि मतलब कि आपको वीकनेस से महसूस होगी कारण बनता है। इनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण ही होता है, और इसी के लिए इन्हें कारगर औषधि यानी कि एल डोपा विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है। तो वो सभी जानते हैं, वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं को विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, यानी कि खुद। तो वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को पूछा है 2022 में। देखते हैं क्या अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अब सभी जानते हैं एंजाइम जो होते हैं किसमें, अधिकतर प्रोटीन में पाया जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं जो मुक्त है, कह रहे एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजन यानी पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता, यानी कि कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो वो और कुछ नहीं होता, वो हो जाएगा विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, विषाणु यानी वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है। कह रहे कि विषाणु शब्द की उत्पत्ति जो होता है लैटिन शब्द से वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु। क्या होता है? विष अणु। और कोशिकाएं अति सूक्ष्म जीव हैं जो कि केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। क्या? वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव प्रक्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणु हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिल तथा मेलिंडा गेट्स कह रहे कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान, ठीक है, आवाहन, क्या लिखा है? आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यक्रम चलाया है? तो आप सभी जानते हैं वो है HIV या फिर एड्स। क्या है? HIV या फिर एड्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहला आह्वान की शुरुआत किया गया था कब? 2023 में। पेपर में ये पूछा जाएगा कि आह्वान क्या है, तो क्या है ये? एड्स और एड्स की रोकथाम के लिए, HIV और रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत किया गया था, यानी कि पहल की गई थी। सर्वप्रथम मानव हृदय के प्रतिरोपण। देखिए मानव हृदय के प्रतिरोपण का मतलब होता है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर अगर उसका हृदय यानी कि खराब हो जाता है, हार्ट यानी कि जो खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में कहते हैं उनको हार्ट को ट्रांसप्लांट यानी कि दूसरे व्यक्ति से हार्ट निकाल करके, जिसका कि जैसे डेथ हो जाता है, उनके हार्ट क्या कहते हैं उसमें लगा दिया जाता है। यही है। तो वही कह रहे कि सबसे पहला ऐसे करने वाला कौन देश बना है? तो वो हो जाएगा हमारा और कोई नहीं, दक्षिण अफ्रीका ऐसा करने वाला देश बन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर किशन बेनार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। उन्होंने क्या किया? जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलता प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन क्या है। पेपर में ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले वैसे कौन से डॉक्टर है जिसने कि हृदय यानी कि हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है, यानी कि एक दूसरे में लगाया, तो हो जाएगा डॉक्टर किशन बेनार्ड। कहाँ के थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे कि जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने किया है? तो ये पेपर में आएगा। ठीक है, कह रहे कि ल्यू वैन हुक ने क्या है किसका? जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया का खोज। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कह रहे एंटी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की पहचान की थी। यानी कि इन्होंने एक सूक्ष्म लेंस बनाया था जिससे ही पहचान किया था क्या, कब 1976 में, क्या कि सूक्ष्म जीव की कोई बैक्टीरिया भी होता है। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और हाल ही में बीपीएससी ने इसको पूछा 2022 में। क्या पूछा है? किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? यानी कि टीकाकरण की शुरुआत की, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन बनाया। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ कौन से? एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। कौन? एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए इसको और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अब एडवर्ड जेनर ने 1796 में, कब? 1796, देखिए कितना पुराना है। 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत किया था। कब? यानी कि इंजेक्शन जो आप अभी देखते हैं कि तुरंत राहत के लिए प्रयोग की जाती है, वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ही किया था। कब? 1796 ईस्वी में। इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न पूछा ये कि ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो क्या है? तो वो है एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की मदद से क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल होता है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि केला है या फिर कोई जैसे खाद्य पदार्थ है, कुछ देते आप देखते होंगे कि कुछ दिन में के बाद खराब हो जाता है, तो बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है कि डिग्रेडेबल हो जाता है। उससे कोई चीजें भी बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जैसे कि कूड़ा कचरा होता है तो वो एक ऐसे गड्ढे में रखते हैं जिसमें गाय भैंस का जो मूल मूत्र होता है वो सब रख के उसके बाद क्या होता है कि उससे खाद, यानी कि उर्वरक खाद बना देते हैं और फिर उसको खेतों में छिड़कते हैं, तो क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि संवहनी यानी कि वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो आप वो सभी जानते हैं, उसमें एक होता है जाइलम टिश्यू, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम होता है जो जड़ के माध्यम से जितने भी नीचे यानी कि पृथ्वी यानी कि मिट्टी से जितने भी जल या फिर खनिज पदार्थ होता है वो जाइलम की मदद से पूरे पौधे में क्या करता है? पहुंचाता है। अब फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या होता है? सूर्य की रोशनी के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो खाना बनाता है वो खाना पूरे शरीर में पहुंचाता है। यानी कि जाइलम का काम होता है पूरे शरीर में खनिज और लवण प्लस जल को पूरे शरीर में पहुंचाना, यानी कि पेड़ में पहुंचाना। और इसके बाद जो फ्लोएम का काम होता है जो सूर्य की रोशनी की मदद से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनाता है पूरे पेड़ में, तना में पहुंचाना। ठीक है, जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जो जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम के द्वारा पहुंचाता है, उत्तक द्वारा ही ले जाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे 37 कहीं नहीं है, तो 37 के आसपास देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो यहाँ पे 98.4 नहीं 98.6 फ़ारेनहाइट में पूछा है, दोनों आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचा विचारी मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36 लगभग कितना, 37 डिग्री आप याद रखेगा। फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो 98.4 नहीं बल्कि 98.6 आप याद रखेगा, जिसे आप 98.6 भी कहते हैं। अगर पेपर में ये ना रहे तो आप ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है, लेकिन ओ में भी आजकल ये पूछने जाने लगे नेगेटिव में। ये बहुत पहले पूछा था तो ये पूछा जाता था, लेकिन अब सबको याद होता है, इसलिए यहाँ पे अब पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात हो जाती है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यहाँ पे ओ नेगेटिव। लेकिन अगर आपसे वही पूछे कि सर्वदाता की जगह सर्वग्राही यानी कि ले कौन सकता है, तो आप याद रखिएगा ए बी, और ए बी में क्या होगा? ए बी पॉजिटिव में याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं इसी को यहाँ पे डिटेल में। कह रहे ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, लेकिन इसलिए सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, लेकिन ए वर्ग की वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग रुधिर से दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति से नहीं दिया जा सकता है। अतः ए बी वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि ए बी जो पॉजिटिव होता है उसे सर्वग्राही कहते हैं और ओ ए नेगेटिव में यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, यानी ले कौन सकता है? तभी अभी बताया वो ए बी क्या करता है, सभी से ले सकता है, और वो जो यहाँ पे ओ नेगेटिव होता है वो सभी से क्या कहते हैं, सभी को दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहे ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक यानी कि स्वीकार यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जबकि ओ जो नेगेटिव होता है सार्वभौमिक दाता यानी कि सर्वाधिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहे ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? यानी कि हड्डी की जो अध्ययन किया जाता है वो किस शाखा के अंदर आता है, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। परंतु कई बार ये पूछा जाता है जो दांतों का अध्ययन किया जाता है, दांत भी तो एक हड्डी है, तो दांतों का जो अध्ययन किया जाता है वो भी ऑस्टियोलॉजी में आता है क्या? नहीं, तो दांतों के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। लेकिन अगर जो हड्डियों के अध्ययन की बात की जाती है तो वो हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए क्या है कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, और ओरोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी पर्वत और हड्डी ऑस्टियोलॉजी। और जो सेरोलॉजी होता है इसके अंदर रुधिर यानी कि सीरम वैज्ञानिक के अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जियोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें पाए जाने वाले पदार्थों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है?
तो वो निकलती है 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है करके, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, 2 दांत। आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर में टोटल कितने दांत होते हैं, तो टोटल दांत 32 होते हैं। लेकिन दांत जो कुछ जैसे कि मानव शरीर में होते हैं 20 दांत ऐसे होते हैं, यानी कि 20 टीथ इतने होते हैं जो कि जीवन में 2 बार निकलता है। कितने? 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो वो होते हैं 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 6 से 10 साल की उम्र में क्या होता है कि जो दूध के दांत होते हैं वो टूट कर फिर वो परमानेंट वो फिर वो उगते हैं, दांत होते हैं। तो वो कितने दांत होते हैं? तो 20 यानी कि 20 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि पॉइंट और क्या बन सकते हैं करें। मनुष्य के जीवन में काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक ही बार पैदा होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां या फिर हड्डियां होती है। मनुष्य के जो शरीर है उसके शरीर में यानी कि हेड में, सिर में यानी कि खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो वो 28 हड्डी पाई जाती है मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए और कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं क्या बन सकता है। एक वयस्क मानव यानी एक वयस्क मानव में कंकाल में औसतन 206 अस्थियां यानी कि 206 हड्डियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के जो एक वयस्क मानव है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन वही अगर पूछे कि बच्चे यानी कि बच्चे 6 से 8-10 साल के उम्र के बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाएगी? तो वहां पे क्या होता है कि 208 हड्डी पाई जाती है। तो ये जैसे बच्चा होता है, बच्चा होने यानी कि बड़ा होने के बाद 2 हड्डियां घट जाती है। क्योंकि कैसे? तो जो कान की स्टेपिस जो 2 हड्डियां होती है बचपन में दोनों हड्डियां एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है तो दोनों हड्डियां जुड़ जाता है, इसलिए 2 हड्डी कम हो जाता है और फिर वयस्क होने पर 206 हड्डियां हो जाती है। और देख लेते हैं कहां कहां पे कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो जो कपाल होता है वो अस्थियां कपाल में 8 पाई जाती है, मुख यानी कि मुंह में 14 पाई जाती है, कंठिका में 1 पाया जाता है और कान में कितने हड्डियां पाई जाती है? 6 हड्डियां पाई जाती है। और देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां, जो मनुष्य के शरीर होता है उसमें पैर की हड्डियां होता है क्या? सबसे ठोस होती है। लेकिन याद रहे मनुष्य के सबसे ठोस हड्डी जो होती है, कठोर हड्डी होती है, वो दांत के एनिमल होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दांत के एनिमल्स यहाँ दिया नहीं है, इसलिए आप याद रखिएगा वो हो जाएगा मनुष्य के यहाँ पे जो पैर की हड्डी होती है वो भी ठोस होती है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई जगह बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं वो प्रश्न छांट कर लाऊं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मील के पत्थर साबित हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।